हेलो स्टूडेंट्स, अगेन हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक के वीडियोस में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल सेंटर आइडेंटिफाई करना समझ लिया था। किन कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, उनकी कंडीशंस क्या है वो समझ लिया। नोमेनक्लेचर पढ़ लिया हम लोगों ने, कॉन्फ़िगरेशनल नोमेनक्लेचर। एंड सबसे आखिरी वीडियो में मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ाया था। इस वीडियो में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को हेडिंग डाल देनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट लेता हूं मैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। हम लोगों को कंपैरिजन करना है यहां कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किस आइसोमर का, इस वाले का कि ट्रांस वाले का। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पे डिपेंड करता है डाइपोल मोमेंट पर। मैक्सिमम केसेस में डाइपोल मोमेंट पर करता है। अब कैसे? वैसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की सिस्टमैटिक डेफिनेशन की बात करें तो सिस्टमैटिक डेफिनेशन तो ये है कि पॉइंट एट विच टेम्परेचर का, ऐसा पॉइंट एट विच एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेपर प्रेशर्स आर इक्वल। जहां एटमॉस्फेयर और वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए वही पॉइंट, वही टेम्परेचर का पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है। इसका यूज आप लोग सॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ोगे। बट हम लोग तो यहां दो कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं सेम कंडीशंस में। स्टेबिलिटी नहीं, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इसे इस तरीके से समझिए आप लोग कि सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स ज्यादा पास में होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होते हैं। लिक्विड स्टेट में वो कंपैरेटिवली ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं और उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस कंपैरेटिवली कम होते हैं, और सॉलिड स्टेट में ये अट्रैक्शन फोर्सेस और भी कम होते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब तो यही है ना कि लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना। तो लिक्विड स्टेट में जब मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन है, उनको आप गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करोगे तो जिन मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा हैं उनको उतना ही ज्यादा टेम्परेचर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो डाइपोल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में डिपेंड करता है ये डाइपोल मोमेंट पर। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ज्यादा पोलर है उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट भी कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। ठीक है, तो आगे का पॉइंट पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट। सेकंड पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड स्टेट से मॉलिक्यूल को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है। तो सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स की पैकिंग जितनी ज्यादा अच्छी होगी, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी आप लोगों को प्रोवाइड करानी पड़ेगी, उतनी ही ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, तो जिन मॉलिक्यूल्स की सिमेट्री ज्यादा अच्छी होती है, जो ज्यादा सिमेट्रिकल होते हैं सॉलिड स्टेट में, वो एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरह सट जाते हैं और उनकी पैकिंग ज्यादा अच्छी होती है। इस कारण से उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीज डिपेंड करती है, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, जितना ज्यादा सिमेट्री होगा, सिमेट्रिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल जितने ज्यादा सिमेट्रिकल होंगे उनकी पैकिंग उतनी ही अच्छी होगी। तो आप लोग लिख लीजिए यहां पर, मोर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स have, या आइसोमर्स की बात करें, मोर सिमेट्रिकल आइसोमर्स हैव स्ट्रॉन्ग पैकिंग in solid state. So they have
मोर या ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए उनका। अच्छा, जनरली देखा गया है ट्रांसफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म ज्यादा अच्छे सिमेट्रिकल रखते हैं और उनकी पैकिंग भी ज्यादा अच्छी होती है। तो लिख लीजिए आप, जनरली trans isomers have a greater melting point as compared to cis isomer। ठीक है, थर्ड पॉइंट लेते हैं, solubility in water of geometrical isomers। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट में पोलर मॉलिक्यूल ज्यादा अच्छा डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर मॉलिक्यूल ज्यादा अच्छा डिसॉल्व होगा। तो वाटर की अगर बात चल रही है, तो जो मॉलिक्यूल जो आइसोमर ज्यादा पोलर है, मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा। वैसे सॉल्युबिलिटी कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जो जितनी ज्यादा अच्छी एच बॉन्डिंग करेगा, वो उतना ही ज्यादा वाटर में डिसॉल्व होगा। इसी तरह से डायपोलमेंट में भी डिपेंड करती है, दोनों फैक्टर पे डिपेंड करती है मेल्टिंग पॉइंट। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए ज्यादातर तो डायपोलमेंट पे ये डिपेंड करेगी। फोर्थ पॉइंट है stability of geometrical isomers inversely proportional to van der Waals strain। van der Waals strain, ये क्या मतलब हुआ इसका? van der Waals strain का मतलब है बड़े मॉलिक्यूल्स, बल्कि मॉलिक्यूल्स के बीच का जितना ज्यादा रिपल्शन होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो van der Waals strain मींस होता क्या है? रिपल्शन बिटवीन बल्की ग्रुप्स। रिपल्शन बिटवीन बल्की ग्रुप्स इज कॉल्ड van der Waals strain, और इसे स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक स्ट्रेन भी कहा जाता है। तो ये चारों पॉइंट्स हैं, आप लोगों को अच्छी तरह प्रॉपर्ली नोट कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं मैं 2 ब्यूटीन एंड उसके सिस और ट्रांस आइसोमर्स के बीच में। इन्हीं पॉइंट्स का कंपैरिजन करेंगे। ये इसका ट्रांसफॉर्म, ये सिस और दूसरा है इसका ट्रांसफॉर्म। ठीक है, फर्स्ट कंपैरिजन करना है हमें डाइपोल मोमेंट का, सेकंड है बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड मेल्टिंग पॉइंट, फोर्थ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, और फिफ्थ पॉइंट है स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इन चारों पॉइंट का कंपैरिजन करते हैं, एक एक पॉइंट लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं डाइपोलमेंट।
डाइपोल मोमेंट डिपेंड करेगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। आप लोगों को मैंने बताया था कि s कैरेक्टर परसेंट s कैरेक्टर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी मींस उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली ये भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, ये एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस कारण से एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इसका जीरो होगा। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्यूशन, नॉन पोलर कंपाउंड है। इस कंपाउंड में देखें तो इसका डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होने के कारण इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए, सिस का डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा है। ठीक है, इस आइसोमर में सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट, आपको बता ही दिया था बॉइलिंग पॉइंट डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करेगा, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का ज्यादा होता है, मींस ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट सिस के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा। सॉलिबिलिटी इन वाटर, तो वाटर में वो सॉल्युबल ज्यादा अच्छा होगा जिसकी पोलैरिटी ज्यादा है, डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, तो सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, इस कारण से वो ज्यादा सॉल्युबल होगा ट्रांस के रेस्पेक्ट में। स्टेबिलिटी की बात करें तो बड़े मॉलिक्यूल्स इसमें, बड़े ग्रुप्स इसमें दूर हैं, इस कार्बन का बल्कि ग्रुप ये रहा, इस कार्बन का ये रहा, दूर हैं कंपैरेटिवली, ये वाले पास में है, इनमें वैन डर वाल स्ट्रेन ज्यादा है, ये कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादा स्टेबल इसमें हुआ ट्रांस, ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी सिस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये एग्जांपल नोट कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सेकंड इसी में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं। यहां मिथाइल को हटा के मैंने ब्रोमीन लगा दिया, ये सिस फॉर्म है और इसी का ट्रांस फॉर्म बना लेते हैं। यहां ब्रोमीन है, यहां मिथाइल है, यहां H और यहां H, ये इसका ट्रांस फॉर्म हुआ और ये इसका सिस फॉर्म हुआ। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यहां भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यहां ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वो विड्रॉ कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए, इसका डाइपोल मोमेंट कंपैरेटिवली कम होना चाहिए, तो ट्रांस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा निकला। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रही है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होनी चाहिए जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, तो डाइपोल मोमेंट यहां ट्रांस का ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ट्रांस का ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ट्रांस का ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में अच्छी पैकिंग करते हैं, एक दूसरे से अच्छी तरह बिल्कुल सटे हुए होते हैं। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में सॉल्युबिलिटी ट्रांस की ही ज्यादा होगी, क्योंकि ट्रांस ज्यादा अच्छा पोलर है, वाटर भी पोलर है, पोलर में पोलर डिसॉल्व हो जाता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो इस कार्बन का बड़ा ग्रुप और यहाँ बड़े ग्रुप अपोजिट साइड में है, तो ट्रांस की ही स्टेबिलिटी यहाँ ज्यादा है, यहाँ पांचों के पांचों पॉइंट्स ट्रांस फॉर्म के ही ज्यादा है। क्लियर है, तो इस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेता हूं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड में, उसमें ऑर्डर्स हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले हैं, इस इन पॉइंट्स को आप लोग लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, फर्स्ट स्ट्रक्चर है सिस फॉर्म, नेम बताइए इसका, मैलेइक एसिड, मैलेइक एसिड, और ट्रांसफॉर्म है फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, ये है फ्यूमेरिक एसिड। अब इनमें कंपैरिजन करते हैं इन्हीं सारे पॉइंट्स का, तो इनके लिए तो मुझे एक्सपेरिमेंटल डेटास भी देखने पड़ रहे हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। पहले आप ये समझ लीजिए कि इस मॉलिक्यूल में, मतलब फ्यूमेरिक एसिड में इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है। इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग का मतलब है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को दे दूं कि जब हाइड्रोजन फ्लोरीन से
या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से बॉन्डेड होता है तो उन हाइड्रोजन पे सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। इस कारण से ये किसी और लोन पेयर के साथ अट्रैक्ट हो सकता है, जो कि फ्लोरीन का लोन पेयर हो सकता है या नाइट्रोजन का लोन पेयर हो सकता है या ऑक्सीजन का लोन पेयर हो सकता है। इन लोन पेयर के साथ में अट्रैक्ट हो सकता है। तो यहां इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी अच्छी तरह पढ़ चुके होंगे। तो इसमें है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑक्सीजन का H दूसरे ऑक्सीजन के H से H बॉन्डिंग कर सकता है। यहां ये ऑक्सीजन का H इसी मॉलिक्यूल में दूसरा ऑक्सीजन है का लोन पेयर के साथ H बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, इसमें है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसके बेसिस पे क्या फर्क पड़ता है? कई जगह तो कंपैरिजन हो जाता है, कई जगह नहीं होता है। डायपोल मोमेंट तो कह सकते हैं क्योंकि इस कार्बोक्सिलिक एसिड का माइनस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई इफेक्ट हम लोग जीओसी में पढ़े हैं। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इसका डायपोल मोमेंट कम होना चाहिए, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, इसका डायपोल मोमेंट वैसे मैं बता देता हूं जीरो नहीं होता है, इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, लेकिन फिर भी कम जरूर होगा उस सिस के रेस्पेक्ट में। तो ट्रांस का डायपोल मोमेंट ट्रांस का नहीं, सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, अभी तक का टॉपिक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि बॉइलिंग पॉइंट डायपोल मोमेंट पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर भी डिपेंड करता है। इसी कारण यहां इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इस ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जबकि होना चाहिए था किसका? इस सिस का, लेकिन ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट यहां ज्यादा आता है। जो कॉन्सेप्ट बताया उससे थोड़ा डिफरेंट है, इसको एक्सेप्शनली केस मान सकते हैं। वैसे कोई एक्सेप्शन नहीं है, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सिंपल सा है। मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ही ज्यादा होता है क्योंकि ट्रांस ज्यादा सिमेट्रिकल है, और H बॉन्डिंग में वैसे रीजन है लेकिन ज्यादा सिमेट्रिकल देखा जाता है, तो सिमेट्रिकल ट्रांसफॉर्म ज्यादा है। सॉल्युबिलिटी देखी जाए वाटर में, तो वाटर में कौन ज्यादा सॉल्युबल होना चाहिए? जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है। वैसे वाटर में भी सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने वाला मॉलिक्यूल वाटर के साथ ज्यादा अच्छी H बॉन्डिंग कर सकता है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन करने वाला मॉलिक्यूल वाटर के साथ में, सॉल्वेंट के साथ कंपैरेटिवली वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहां इसका ही ज्यादा होता है। कारण ये है कि ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ थोड़ी बहुत H बॉन्डिंग तो करता ही है, साथ में इसका डायपोल मोमेंट भी ज्यादा है। स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि बड़े ग्रुप इसमें दूर है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स मैंने आप लोगों को लिए हैं। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को अच्छी तरह पढ़ने हैं, इनके क्वेश्चंस करने हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करूंगा। ओके, थैंक यू।